हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास +2 के चैप्टर 4 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो मोलिकुलरिटी एक रिएक्शन की क्या होती है? लेट अस कंसिडर एक रिएक्शन कि एक रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ पी में, और मान लीजिए कैसी रिएक्शन है? एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है? जो सिंगल स्टेप में होती है, यानी कि जिसमें रिएक्टेंट डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। ठीक है, जो एक ही स्टेप में प्रोसीड हो जाती है। ठीक है, तो मोलिकुलरिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स ऑफ ए रिएक्टेंट दैट टेक पार्ट इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। यानी कि अगर एक एलिमेंट्री रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो इस एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं उस समय रिएक्टेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर वो जो नंबर है वो हमें क्या देगा? मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन देगा। एलिमेंट्री रिएक्शन मीन ये लिखा हुआ है सिंगल स्टेप रिएक्शन, और इसको हम किस बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं? कोलिजन थ्योरी के बेसिस पर। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? जब भी एक रिएक्शन प्रोसीड होती है, कौन सी एलिमेंट्री रिएक्शन प्रोसीड के लिए बात करते हैं, तो किस समय उसके कितने रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल ओरिजिनली आपस में कोलाइड करते हैं, इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं और साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं, और इफेक्टिव कोलिजन करके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमें क्या देता है? ये नंबर हमें मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन देता है। द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, आयंस या फिर एटम्स दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली एंड इफेक्टिवली टू गिव प्रोडक्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंगल स्टेप रिएक्शन इज नोन एज मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो अगर आप मोलिकुलरिटी के बेसिस पर देखें या मोलिकुलरिटी को समझने के लिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखें तो दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री के बारे में मैंने बता दिया, जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है उसे हम एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन बोलोगे। जो एक से ज़्यादा स्टेप्स लेती है, कुछ स्टेप्स की सीक्वेंस को फॉलो करते हुए प्रोसीड होती है, उसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलोगे। इसे हम आगे अच्छे से स्टडी करेंगे। तो जो हमारी सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन होती है वो कई टाइप से होती है, जैसे यूनिमोलिकुलर हो गया, बाईमोलिकुलर हो गया, या फिर ट्राईमोलिकुलर हो गया। इसे टर्म मोलिकुलर भी बोलते हैं, ट्राईमोलिकुलर भी बोल देते हैं। टर्म मोलिकुलर लिखते हैं कि जिसमें मैं बताती हूँ आगे कि क्या होता है। अब 3 टाइप्स ऑफ मोलिकुलरिटी बोल सकते हैं आप इसे। एक होता है यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर और टर्म मोलिकुलर या ट्राईमोलिकुलर। अब वो रिएक्शंस जिसके प्रोसीड होने पर मोलिकुलरिटी की वैल्यू क्या आती है? 1। अभी मैं मोलिकुलरिटी आपको बताती हूँ कैसे कैलकुलेट करनी है, लेकिन जब आप मोलिकुलरिटी कैलकुलेट करते हो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तब आप उस रिएक्शन को क्या बोलोगे? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलोगे। अब यानी कि इसे हम कैसे बोलेंगे मोलिकुलरिटी 1 क्यों है? यानी कि मान लीजिए आपने एक रिएक्टेंट लिया और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपका प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट के जो एक ही टाइप के मोलिक्यूल आपस में लगा लीजिए डिकम्पोज होंगे या इस तरह से रिएक्ट करेंगे कि एक ही रिएक्शन प्रोसीड होने में एक टाइप के मोलिक्यूल्स ही इन्वॉल्व होंगे या एटम इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो उसे हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहेंगे। तब हमारी मोलिकुलरिटी क्या आएगी? 1 आएगी। जैसे एग्जांपल देखिए, NH4NO2। जब इसे हीट किया तो हमें क्या मिलता है? N2 गैस मिलती है और वाटर मिलता है। तो ये इसकी मोलिकुलरिटी क्या है? 1 है। ऐसी O2F2 हमें क्या देगा? O2 + F2। इन दोनों रिएक्शंस में हमारे पास मोलिकुलरिटी क्या आएगी? 1, क्योंकि इसके अंदर एक ही टाइप के जो मोलिक्यूल हैं वो ये ले लीजिए डिकम्पोज करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ठीक है, और हमें मोलिकुलरिटी की वैल्यू क्या देंगे? 1 दे देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? बाईमोलिकुलर रिएक्शंस वो रिएक्शन जिनकी मोलिकुलरिटी की वैल्यू करोगे 2 आएगी, यानी कि जिसमें रिएक्टेंट के 2 तरह के मोलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे। आप दे सकते हो 2 टाइप ऑफ मोलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व और कोलाइड। जैसे मैंने मोलिक्यूल ए लिखा हुआ और बी आपस में कोलाइड करेंगे इफेक्टिवली, और हमें क्या देंगे? रिएक्शन प्रोसीड होकर प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, 2 of HI gives H2 and I2। देखेंगे उसके अंदर 2 HI रिएक्टेंट के 2 मोलिक्यूल आपस में कोलाइड करके हमें रिएक्शन प्रोसीड करवाने में हेल्प करेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो इस रिएक्शन को बाईमोलिकुलर रिएक्शन बोलोगे। इसी तरह से टर्म मोलिकुलर या ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन जिसकी मोलिकुलरिटी क्या आएगी? 3, यानी कि जब 3 मोलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के कितने मोलिक्यूल्स? 3 मोलिक्यूल आपस में इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे और हमें प्रोडक्ट देंगे। तो
तो ये हो गया मोलिकुलरिटी 1 यूनिमोलिकुलर, मोलिकुलरिटी 2 बाइमोलिकुलर, टर्म मोलिकुलर या ट्राई मोलिकुलर, मोलिकुलरिटी 3। ये इंपॉर्टेंट नोट है, नोट कर लीजिए। द मोलिकुलरिटी कैन बी मोर देन 3, कैन नॉट बी मोर देन 3। अगर आप किसी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कैलकुलेट करोगे या 1 आएगी, 2 आएगी या 3, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं आ सकती एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। अब इसलिए लिखा हुआ है मोलिकुलरिटी लेस देन इक्वल टू 3, इस ऑर्डर को हमेशा फॉलो करेगी और ये हमेशा इंटीजर वाली वैल्यू होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए 1, 2 और 3। और एक इंपॉर्टेंट नोट ये लिखा हुआ है कोलिजन। हाँ, ये जो मैंने बताया था, जब भी कोई भी चाहे एक मोलिकुलर इन्वॉल्व हो, 2 मोलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो या 3 मोलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो, हर बार जो कोलिजन होना चाहिए प्रॉपर एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन के होनी चाहिए मोलिक्यूल्स की, ताकि इफेक्टिव कोलिजन हो सके और हमारा रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो सके, हमारे प्रोडक्ट में। ठीक है, तो आगे देखिए। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री और सिंगल स्टेप रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन इन विच वन और मोर केमिकल स्पीसीज रिएक्ट डायरेक्टली टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इन ए सिंगल स्टेप। वो रिएक्शन, ये मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होगी जो सिंगल स्टेप में प्रोसीड हो जाती है और जिसमें ट्रांजिशन स्टेट क्या आएगी, सिंगल ट्रांजिशन स्टेट आएगी। अपने ये वाला ग्राफ पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी थी और इसे हम बोलते थे ट्रांजिशन स्टेट। जब हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो सिंगल ट्रांजिशन स्टेट आएगी। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री और सिंगल स्टेप रिएक्शन बोलेंगे। ये इसको मैंने ग्राफ से समझाने की कोशिश की है। इसके अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म्ड नहीं होता है। अभी इंटरमीडिएट क्या होता है, मैं आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ेंगे वो बताऊंगी। तो इसके अंदर आप याद रखिएगा कि इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। इन दिस रिएक्शन ऑल द मोलिक्यूल कैन कोलाइड। ये माना जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन उसी को बोलोगे, सिंगल स्टेप रिएक्शन ये बोलोगे, वो रिएक्शन जिसके अंदर जितने भी आप रिएक्टेंट के मोलिक्यूल लेके चले हो वो सिंगल स्टेप में कोलाइड साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसलिए रिएक्शन एक स्टेप में प्रोसीड हो जाती है। ठीक है, सो इट्स सम ऑफ द मोलिक्यूल। तो इसे अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो मान लो एक रिएक्शन हुई है, तो जितने आप रिएक्टेंट के मोलिक्यूल्स लेके चले उनका आप सम कर दीजिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर, तो आप मोलिकुलरिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि हम बिना एक्सपेरिमेंट के थ्योरेटिकली वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सो इट इज द सम ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट्स और एज रिप्रेजेंटेड बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट के डिफरेंट मोलिक्यूल्स रिएक्टेंट का सम कर दीजिए, तो आप मोलिकुलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए 2NO + O2, तो क्या आ जाएगा 2NO। तो अब मोलिकुलरिटी कैलकुलेट करनी है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो 2 कितने मोलिक्यूल्स लेके चलो, 2 + 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 2 + 1 = आ जाएगा 3, तो मोलिकुलरिटी आ गई 3। अब ये वाला देखिए H2 + ½ O2, H2O। ध्यान दीजिएगा इसकी मोलिकुलरिटी ये नहीं होगी, कुछ स्टूडेंट्स करेंगे 1 + 1/2 3/2। मोलिकुलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती। इससे पहले हम बैलेंस बनाएंगे, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आ जाएगा 2H2 + O2 एंड गिव्स 2H2O। तो हमारे पास अब मोलिकुलरिटी आप कैलकुलेट करोगे 2 + 1 आ जाएगा 3। तो मोलिकुलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती, ये यही लिखा हुआ है। द मोलिकुलरिटी कांट भी नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शनल, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड ज़्यादा क्या आएगी, या तो 1 आएगी या 2 आएगी या फिर 3, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। ठीक है, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस ऑर्डर एंड, जब आप देखोगे मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्री रिएक्शंस को देखोगे, ऑर्डर मोलिकुलरिटी 99% केस में क्या आएगा, सेम आएगा। कुछ केसेस होंगे जिसमें ऑर्डर मोलिकुलरिटी का इक्वल नहीं आएगा, वो हम पढ़ेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शंस के केस में। इट इज नॉट ट्रू बट फॉर सूडो ऑर्डर रिएक्शन इट इज नॉट ट्रू, ये लिखा हुआ है। कैसे, मैं बताऊंगी सूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं। अ रिएक्शन in which one of the reactant is present in a large excess shows an order different from the actual order। मान लीजिए आप रिएक्टेंट लेके चले A + B और आपको प्रोडक्ट मिला C एंड D, और मान लीजिए इनमें से कोई भी एक रिएक्टेंट, मान लीजिए B बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में है, मान लो एक्सेस अमाउंट में है। मान लीजिए अगर आप ये 0.01 मोलर लेकर चले और ये आपके पास 100 मोलर है, तो इसकी कंसंट्रेशन इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। जब इसका 0.01 मोलर इसके 100 मोलर से रिएक्ट करेगा तो इसकी कंसंट्रेशन इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी। इतनी ज़्यादा होगी कि मान लो अब देखो जो रिएक्शन होगी वो तो एक ही कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग होगी ना। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01 मोलर। अब चाहे आप इसका 100 ले लीजिए चाहे 1000, जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसका भी तो 0.01 मोलर के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करेगा बी का। तो इसके अकॉर्डिंग ओवरऑल जो आपकी रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी और इसकी कंसंट्रेशन हम क्या देखेंगे, ऑलमोस्ट क्या आएगी, कॉन्स्टेंट। तो यानी कि जब आप एक रिएक्टेंट्स में से एक रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या लेके चलते हो, ये लिखा हुआ है लार्ज एक्सेस अमाउंट में लेके चलते हो, तो ऑर्डर क्या आ जाता है,
हमने देखा जब इस तरह की रिएक्शन प्रोसीड होती है तो ऑर्डर जो एक्चुअल ऑर्डर आना चाहिए उसके कंपैरिजन में अलग आता है, डिफरेंट आ जाता है। इस तरह की रिएक्शन को आप सूडो ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस बोलते हो। सूडो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जनरली आपके सिलेबस में देखा जाएगा। सूडो ऑर्डर फर्स्ट रिएक्शन के काफी एग्जांपल स्टडी किए जाते हैं। तो सूडो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर आप आगे ऑब्जर्व करोगे तो मोलिकुलरिटी देखोगे 2 आएगी, लेकिन ऑर्डर क्या आएगा 1। और सेकंड ऑर्डर में मोलिकुलरिटी 3 आएगी और ऑर्डर क्या आएगा 2। इसलिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, अगर सूडो फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी तो मोलिकुलरिटी को आ जाएगी ऑर्डर +1। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला हो गया सूडो ऑर्डर रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस के लिए। अब सूडो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आगे देखिए। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल देखिए। हम सुक्रोज लेके चलेंगे और उसे एक्सेस ऑफ वाटर से रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस, तो आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब जो सुक्रोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ग्लूकोज जो हमें मिलेगा वो भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है एंड फ्रक्टोज भी लेवर रोटेटरी है। मैं बता दूं डेक्स्ट्रो रोटेटरी वो होता है जो प्लेन पोलराइज को राइट साइड में रोटेट कर देता है, जो लीवर रोटेटरी है वो प्लेन पोलराइज को लेफ्ट साइड में रोटेट कर देता है। ठीक है, जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अच्छे से एग्जांपल समझने के लिए मैं आपको बता दूं। अब इसे मेन जो क्या है समझने वाला वो ये है कि आप देखेंगे कि जो वाटर लेके चले वो एक्सेस अमाउंट में लेके चलेंगे। जब आप देखोगे, जब इसका रेट लो एक्सप्रेशन देखोगे तो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू K(C12H20) यानी सुक्रोज की पावर 1 अकॉर्डिंग टू रेट लो एक्सप्रेशन H2O की पावर 1। तो देखा जाए तो वाटर बहुत एक्सेस अमाउंट में है। जब आप थोड़े से सुक्रोज को एक्सेस वाटर से रिएक्ट करवाओगे तो देखोगे ओवरऑल वाटर की कंसंट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अब ये भी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, और ये भी क्या होगी, कांस्टेंट। जब आप इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, नया कांस्टेंट K'। देखिए ये भी मेरे पास क्या हो गया, कांस्टेंट, और K भी कांस्टेंट। तो अब इसे इन दोनों को यूज करके मैंने लगा लीजिए मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ जाएगा, नया कांस्टेंट K', यानी कि हमारा जो रेट वाला एक्सप्रेशन ये वाला आ जाएगा, जो मैं बता रहा है कि मेरी जो रेट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ सुक्रोज की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ना कि वाटर की कंसंट्रेशन पर। यानी कि दिखने में तो मेरा अगर मैं ऑर्डर कैलकुलेट करती तो यहाँ पे क्या आता, 1 + 1 2 आता, लेकिन एक्चुअली क्या होगा, एक्सेस ऑफ वाटर यूज करने की वजह से ऑर्डर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसकी सिर्फ अकेले की कंसंट्रेशन पर हमारा रेट डिपेंड कर रहा है। और जब आप मोलिकुलरिटी, क्योंकि सुक्रोज चाहे वाटर थोड़ा रिएक्ट करे या ज्यादा, लेकिन इसका मोलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तभी तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे ना। तो जब मोलिकुलरिटी आप देखोगे तो एक मोलिक्यूल इसका, एक मोलिक्यूल इसका, 1 + 1 क्या हो जाएंगे, 2। तो मोलिकुलरिटी 2 आ जाएगी, ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1। जो इस जो हमारी इक्वेशन है जो मैं ऊपर लिखी है उसको फॉलो करता है। तो ये होगी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो गया, इट कैन बी डिफाइंड इज अ सेकंड ऑर्डर बाइमोलिकुलर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर या बाइमोलिकुलर रिएक्शन दैट इज मेड टू बिहेव लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि जो सच में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं थी, जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी, लेकिन किसी सोलवेंट ज्यादा लेने की वजह से या किसी भी अलग कारण की वजह से हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गई, जो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर नहीं थी, वो जो बिहेव करेगी फर्स्ट ऑर्डर की तरह ट्रूली सेकंड ऑर्डर की थी, यानी फर्स्ट ऑर्डर की ट्रूली नहीं थी, इसे आप सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलोगे। इसी तरह से आप सूडो सेकंड ऑर्डर पढ़ सकते हो। मान लीजिए मैंने एक जनरली एक रिएक्शन लिया 2x + y गिव्स z। जब आप देखिए, जब मान लीजिए रेट इसका क्या आया, इस तरह से आया K(x⁻²2y1। जब आप इसे y एक्सेस में लोगे तो फिर इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, तो आपके पास रेट क्या आ जाएगा, यहाँ पर K' ले लीजिए और सिर्फ x की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन मॉलिक्यूल्स कितने कर रही हैं, 2 + 1 3, तो मॉलिकुलरिटी 3 आ जाएगी, लेकिन रेट क्या आ जाएगा, ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, अब आगे देखिए कॉम्प्लेक्स, तो ये होगी मेरी सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। आगे देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, द रिएक्शन इन विच इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, वो रिएक्शन इसके अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। इट इज ठीक है, द रिएक्शन इन विच इट इज पॉसिबल, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसके अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, और रिएक्शन इन विच इट इज इम्पॉसिबल फॉर ऑल द आयंस एट अ मॉलिक्यूल, यानी कि जो बड़ी सारी रिएक्शंस होती है ना, जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आयंस इन्वॉल्व होते हैं और वो सारे एक टाइम पे कोलाइड नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली, एंड सपोज टू टेक प्लेस इन ए सिंगल स्टेप में नहीं हो सकते, और सपोज टू टेक प्लेस इन ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। मैं रिपीट कर देती हूँ, वो रिएक्शन जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, बट इस तो उनके लिए एक साथ कोलाइड करना साइमल्टेनियसली इफेक्टिवली इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड सपोज टू टेक प्लेस इन
सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। मोलिकुलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जनरली आप डिफाइन कर ही नहीं सकते, मोलिकुलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन की ही डिफाइन होती है। अगर आप मोलिकुलरिटी डिफाइन करने भी जाओगे तो मैं आपको बताऊंगी कि जो हम कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं ना, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी की आप मोलिकुलरिटी कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, अब देखिए ये वाली रिएक्शन है, इसके अंदर टोटल आप देखोगे ना, टोटल 12 आयंस पार्टिसिपेट करते हैं, ये वाली 5, 6, 11 और 1, 12। अब ये 12 आयंस एक साथ तो कोलाइड नहीं कर सकते, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, जिससे जो कई सारे स्टेप्स में प्रोसीड होती है। तो ऐसी रिएक्शन का अगर आप रेट डिटरमाइन करना चाहोगे, आप देखोगे कई सारे स्टेप्स में होंगी और हर एक स्टेप का अपना एक रेट होगा, कोई स्टेप स्लोली होगा, कोई फास्टली होगा। तो अगर आप हर एक स्टेप का रेट देखने जाओगे तो आप ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या लोगे, क्योंकि एक स्टेप में तो हो नहीं रही। तो ऐसी रिएक्शन जो कई सारे स्टेप में होती है, आप क्या करेंगे, आप जो उनका सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा ना, वो वाला रेट ध्यान में रखेंगे। हमें बाकी फास्ट स्टेप के रेट से कोई लेना देना नहीं रहेगा टू डिटरमाइन द रेट। अगर आप ऐसी रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जो सिंगल स्टेप में नहीं हो रही, जो कई सारे स्टेप्स में होती है, आप उनका रेट कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप स्लोएस्ट स्टेप को लोगे और वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, हियर द मोलिकुलरिटी ऑफ अ स्लोएस्ट स्टेप, और मोलिकुलरिटी अगर आप कंसिडर करोगे तो स्लोएस्ट स्टेप की ही कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये लिखा हो मैंने, जब रिएक्शन प्रोसीड होगी, प्रोडक्ट बनेगा, हमेशा इंटरमीडिएट बनेगा। किस केस में? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के केस में। द स्टेप वाइज सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्री रिएक्शन दैट कन्वर्ट रिएक्शन टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। और अगर इस तरह से कई सारे स्टेप में जो रिएक्शन होगी, उन सारे स्टेप वाइज जो सीक्वेंस होगी, आप क्या बोलोगे? रिएक्शन का मैकेनिज्म। और इंपॉर्टेंट बात, जो इंटरमीडिएट बनेगा शुड नॉट, जब एक रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी कई सारे स्टेप्स में होगी, तो जो बीच में इंटरमीडिएट बनेंगे ना, वो इंटरमीडिएट कभी भी फाइनल प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलेंगे, वो बीच में ही आपको, बीच वाले स्टेप्स में आपको कहीं दिखेंगे। मैं उसका एग्जांपल दूंगी, वो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट में आपको रेट एक्सप्रेशन में भी नहीं मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि जब रेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट या रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी करोगे तो इंटरमीडिएट फाइनल प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलेंगे। अब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल देख लीजिए, 2NO2O5 gives 4NO2 plus O2 अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखोगे तो रेट लॉ कहता है रेट इज इक्वल टू KN2O5, इसका ऑर्डर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि अब आप इसका मैकेनिज्म देखोगे तो ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में प्रोसीड होती है, ना कि 1। अब पहला स्टेप क्या है, इसे दोनों को ये एलिमेंट्री रिएक्शन बोलोगे। पहला स्टेप है N2O5 रिएक्ट करके देगा NO2 और NO3, और ये स्टेप अगर आप देखोगे स्लो स्टेप होगा, और जो अगला स्टेप होगा जब ये NO3 मिलेगा वो वापस NO2 N2O5 से रिएक्ट करेगा और हमें क्या देगा? 3NO2 और O2, यानी हमें फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिलेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? हियर NO3 क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा। तो मोलिकुलरिटी क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, और ऑर्डर भी क्या आ जाएगा इस रिएक्शन का? 1। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे मोलिकुलरिटी? आप सबसे पहले रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देखोगे, जो कि हमारा स्लोएस्ट स्टेप होगा, और इसमें कितने मोलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? 1। तो मोलिकुलरिटी क्या आ जाएगी? 1, और रेट लॉ के अकॉर्डिंग ऑर्डर भी क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, ये आपके सामने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। लिखा हुआ है इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मोलिकुलरिटी कांट डिटरमाइन डायरेक्टली, यानी कि आप सीधा नहीं बता सकते, पहले आप सारे स्टेप्स को देखोगे, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही आपको मोलिकुलरिटी बताएगा। ठीक है, द स्लोएस्ट स्टेप मस्ट इन्वॉल्व्स द मोलिक्यूल्स, और ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो जिस पर हमारी एक्चुअली रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट डिपेंड कर रहा है, कौन से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, वो रिएक्टेंट जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं रिपीट कर देती हूँ, जब आप कई सारे स्टेप्स वाली रिएक्शन देखोगे, उसके अंदर जो हमारा जो स्लोएस्ट स्टेप होगा ना, उसके अंदर वो रिएक्टेंट जरूर आएगा। आप नोट करोगे जिस रिएक्टेंट पे हमारी जो रेट है मेनली डिपेंड करता है रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर। इसे आप जनरली ऐसे कर सकते हो कि जैसे आप लोग कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, हम आपकी क्लास में आप लोगों का 4 लोगों का ग्रुप है, और उनमें से अगर 4 लोगों के ग्रुप में से आप सभी लोगों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, एक बंदे का नाम A है, B है, C है, D है, और सभी को अपना अपना काम मिला हुआ है, और फाइनली ये जब इकट्ठे होकर काम करेंगे तो प्रोजेक्ट बनेगा। अब जो आपका B वाला बंदा है वो बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रहा है, तो फाइनल प्रोजेक्ट तो तब बनेगा ना जब ये भी अपनी फीडबैक देगा, ये भी और ये भी। आप अकेले अगर काम करते तो फीडबैक आपके ऊपर डिपेंड करती, लेकिन जो आप लोगों का ओवरऑल प्रोजेक्ट की फीडबैक है कहने का इस पर डिपेंड कर जाएगी, क्योंकि ये बहुत स्लोली काम कर रहा है। जब तक ये नहीं देगा तो आपका काम भी नहीं होगा। इसी तरह से अगर आपकी रिएक्शन भी कई सारे स्टेप्स में हो रही है, तो जो स्लोएस्ट स्टेप है वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया। अब ग्राफिकली आप देखोगे, आप एक्टिवेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट से समझोगे, वो मैंने सिंपल के लिए बताया था, एलिमेंट्री के लिए। अब आप इसके अंदर देखोगे
तो ग्राफिकली तो आप देखोगे ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट लीजिए, ये एनर्जी। मान लीजिए आपकी रिएक्शन के दो स्टेप्स में हो रही है। पहले रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ ए इंटरमीडिएट में, फिर ए इंटरमीडिएट ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ये मैंने लिखा हुआ है आर पी में कन्वर्ट हुआ, पहले आर से बना इंटरमीडिएट, मैंने क्रॉस करके दिखा रखा है, बताऊंगी क्यों क्रॉस किया। आर बना पी में, तो आर कन्वर्ट होगा पहले ए में, फिर ए कन्वर्ट हुआ पी में। यहाँ पे मेरा ए क्या है, इंटरमीडिएट है। तो इसे अगर आप ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्म में समझे तो देखिए रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ ई एक्टिवेशन एनर्जी लेके ए में कन्वर्ट हो गया। अब ये इंटरमीडिएट है और इस इंटरमीडिएट ने दोबारा ई बी अमाउंट ऑफ एनर्जी ली और मुझे दे दिया प्रोडक्ट। यहाँ पे मुझे दो ट्रांजिशन स्टेट्स मिल गई, टी ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2। अब देखने में तो अगर आपको ये ग्राफ में लग रहा हो कि लगभग ये भी एक जैसी अमाउंट ऑफ एनर्जी दिख रही है, लेकिन अगर ऑलमोस्ट देखा जाए तो ग्राफ को कंपेयर करोगे तो ई बी मुझे मैंने लिया हुआ है, ई बी क्या है यहाँ पर, ई बी क्या है, ग्रेटर है ई ए से, यानी कि ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है ई ए से, यानी कि इस ए को पी में कन्वर्ट होने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, ये लगा लीजिए। तो यानी कि अब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी विल टेल द स्टेप इज स्लो और फास्ट, जिसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए वो स्लो होगा और जो इसमें कम चाहिए वो फास्ट होगा। तो यानी कि और स्लो वाला स्टेप कौन सा होगा, ईबी वाला, तो सेकंड स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, स्लो स्टेप हो जाएगा। ये ग्राफिकली तरीका हो गया आपको रेट डिटरमाइनिंग करने का। आगे समझ में, ठीक है। और एक बात और इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए, ए रिएक्शन इन विच मोलिकुलरिटी, जनरली आप रिएक्शंस देखोगे जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगी उनकी मोलरिटी क्रॉस करेगी 3 वैल्यू को। वैसे तो मोलिकुलरिटी वैल्यू अगर आप देखोगे एलिमेंट रिएक्शन की 1, 2 या 3 होती है, क्योंकि इसके अंदर काफी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और आयंस कोलाइड करेंगे, तो मोलिकुलरिटी अगर 3 को क्रॉस करिए यानी कि वो पक्का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही होगी। मैं दोबारा बता देती हूँ, जिस स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी ज्यादा, वो स्लोली होगा, तो यानी कि वो रेट स्लोएस्ट स्टेप होगा सबसे ज्यादा, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। आगे देखिए मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, यानी कि एक रिएक्शन प्रोसीड होने में एक तो अपन इसे ग्राफिकल तरीके से समझ लिया। मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में, मैकेनिज्म बोलते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू देखिए कि एक रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको रिएक्शन के स्टेप्स के बारे में कैसे पूरी जानकारी देता है। तो ये देखिए, ये मैंने क्या लिया हुआ है, CH3CO कीटोन लिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने I2 के साथ आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया, तो आपको क्या मिला, CH3CO CH3 और HI मिला। ये मेरा मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिला। अगर आप देखोगे, अगर मुझे आप देखा जाए, अगर आप रेट मानेंगे तो मेरा हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा, रेट इस पर भी डिपेंड करेगा, इसके अकॉर्डिंग भी, तो मैंने ये दोनों का लिखा हुआ है देखा। लेकिन अगर आपने एक्सपेरिमेंटली देखा तो रेट किस पे डिपेंड करता है, इस पे, ठीक है। जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो रेट क्या आ गया, K, और सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ना कि आयोडीन की। अभी क्या इसे कैसे हमने पता लगाया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ब्रांच होती है जो फील्ड केमिस्ट्री की, जो हमें हेल्प करती है स्टडी करने में, ठीक है। एक आइसोटॉपिक लेबलिंग होता है फिनोमिना, जो हमें हेल्प करता है इस मैकेनिज्म को समझने में, वो आप आगे स्टडी करोगे। मेनली मैं जो बात बताना चाहती हूँ कि ये रेट सिर्फ इस पर क्यों डिपेंड करता है, इसे आप मैकेनिज्म से कैसे समझोगे, एक्सपेरिमेंटली जो है हमारा मैकेनिज्म कैसे सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अब आप देखोगे इसका मैकेनिज्म क्या है। वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जांपल है, देखोगे ये क्या है, कीटोन है हमारा, और जब कीटोन क्या है, सबसे पहले आयोडीन से रिएक्ट करने से पहले क्या है, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इनोल फॉर्म कौन सी होती है, क्योंकि इसके अंदर ओल अल्कोहल ग्रुप भी लग रहा है, और ये ईन वाला, ये ईन भी आ रहा है ना, ईन प्लस ओल, इनोल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। और ये देखोगे आप सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनटों के लिए या कुछ मिनट के लिए ये बनेगा और इंटरमीडिएट की फॉर्म में बनेगा, ठीक है। और ये जो स्टेप होगा ना, आप देखोगे स्लोएस्ट स्टेप होगा, और जब ये इनोल फॉर्म में बन जाएगा तो ये फटाफट से किसमें आयोडीन से रिएक्ट करके हमें पास फाइनल प्रोडक्ट दे देगा। ये हो गया हमारी पूरी रिएक्शन का मैकेनिज्म। अगर आप इस पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म को देखोगे तो ये स्लोएस्ट स्टेप है, क्योंकि ये देर लगा रहा है, तो पूरी रिएक्शन भी इसके स्पीड के अकॉर्डिंग होगी, तो ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म स्टडी कर लेते हो तो आप उस रेट के सारे स्टेप्स को स्टडी करना सीख जाओगे, आपको पूरी रिएक्शन का प्रोसेस पता लग जाएगा। दिस मैकेनिज्म में रिएक्शन एक्सप्लेन ऑल द स्टेप्स और सीक्वेंस एंड कंप्लीट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुई है। तो यानी कि इसलिए हमारा जो रेट है डिपेंड करेगा कि ओनली सिर्फ कीटोन वाली कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसलिए कीटोन की कंसंट्रेशन ही आपका रेट डिटरमाइन करेगी, ना कि आयोडीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। द स्टेप इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। और अगर आप मान लो मैकेनिज्म देके पता लगाना चाहते हो कि कौन सा स्टेप स्लोएस्ट है फास्टेस्ट है, तो याद रखिएगा जो मैकेनिज्म के अंदर जब जो रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म्ड हो रहा है ना, वो वाला स्टेप ही आपका स्लोएस्ट स्टेप होगा, जहां इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, ना कि इंटरमीडिएट रिएक्ट कर रहा है। जहां इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है वो हमारा स्लोएस्ट स्टेप को रिप्रेजेंट करेगा मैकेनिज्म के अंदर। और दूसरी बात लिखी हुई है कि अगर मान लो रिएक्शन के अंदर एक कैटलिस्ट अगर आप यूज कर रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो कैटलिस्ट, तो कई बार क्या होता है रिएक्शन का जो रेट है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के साथ साथ कैटलिस्ट के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है,
ठीक है, ये जनरल नोट लिखा हुआ है। अब आगे देखिए ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ये डिफरेंस हम पढ़ेंगे। आपने ऑर्डर के पिछली वीडियो में पढ़ा था ऑर्डर के बारे में। इट इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इन द रेटल एक्सप्रेशन। जैसे आपको याद होगा रेटल एक्सप्रेशन में हम लिखते हैं मोलर कंसंट्रेशन है उनकी पावर्स का सम कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा कर देते थे तो ऑर्डर निकल जाता था, और ये सारा एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट होता था। और ये मैंने आज आपको बताया, इट इज द एटम्स आयंस और मोलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड इफेक्टिवली और साइमल्टेनियसली सो एज टू रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। और मैंने आपको बताया जनरली एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर आप जितने रिएक्टेंट के मोलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको सम कर दीजिए तो आप मोलिकुलरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। इट नीड नॉट बी द होल नंबर। जब आप ऑर्डर कैलकुलेट करोगे, आपको मैंने बताया था नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोलिकुलरिटी सिर्फ होल नंबर में होगी। जनरली मैंने आपको बताया 1, 2 या 3 होगी एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में, और ये कभी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। आगे देखिए इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा सकता है, इसे आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते। थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड कांट बी, ठीक है, थ्योरेटिकली काउंट नहीं किया सकते थ्योरी के जरिए, इसे आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। इन केस ऑफ एलिमेंट्री करना है तो आप क्या कीजिए, जितने रिएक्टेंट के मोलिक्यूल इन्वॉल्व हो उनका सम कर दीजिए। अगर आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो आप स्लोएस्ट स्टेप के अंदर जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है उनके वो वाला स्टेप के अंदर मोलिकुलरिटी कंसिडर कर सकते हो। आप देखोगे ऑर्डर का जो 3 से ज़्यादा भी आ सकता है, और यहाँ पर देखोगे तो ऑर्डर 3 से ज़्यादा नहीं आ सकता एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में। ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री, आप देखोगे ऑर्डर आप एलिमेंट्री रिएक्शन का भी कैलकुलेट कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स का भी, और मोलिकुलरिटी जो होती है ओनली एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री। आप देखोगे अभी तो हमने कॉम्प्लेक्स का भी किया है। जनरली जो ओवरऑल मोलिकुलरिटी होती है रिएक्शन का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होता, जो स्लोएस्ट स्टेप है बस उसी की मोलिकुलरिटी को हम रिएक्शन की मोलिकुलरिटी मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं। द ऑर्डर ऑफ अ सिंपल रिएक्शन में नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल इन, ये आपको पता ही है जो ऑर्डर होता है, जरूरी मान लो एक रिएक्टेंट प्रोसीड हो रही है, ठीक है, तो इसके अंदर तो जो ऑर्डर होता था जरूरी नहीं कि स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग आप देखो, जब हम रेट लॉग करते हैं तो आपके पास ये जरूरी नहीं है कि जो स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट यही वाले आई, ये आपने पिछली वीडियो में देखा था। और इसके अंदर क्या होगा, जो मोलिकुलरिटी आप स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऐड करके सिंपल कैलकुलेटर कर सकते हो। तो यही जो मैंने पीछे बार बार बताया कि मोलिकुलरिटी लेस देन इक्वल टू 3 की होती है, एज द मोलिकुलरिटी वैल्यू डिपेंड ऑन द इफेक्टिव एंड साइमल्टेनियसली कोलिजन इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो अब आप देखोगे जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं ना प्रोडक्ट में, तो या तो एक मोलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या फिर 3, इन्हीं में ही इफेक्टिव कोलिजन हो सकता है। बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि 3 से ज़्यादा मोलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइड करें, इसलिए उनकी मोलिकुलरिटी भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये लिखा हुआ है एज द मोलिकुलरिटी वैल्यू डिपेंड ऑन द इफेक्टिव एंड साइमल्टेनियसली कोलिजन इन्वॉल्व्ड, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कोलिजन विद द प्रॉपर ओरिएंटेशन एनर्जी इज अंडरगो डिक्रीजेज व्हेन वी कंसीडर द नंबर ऑफ मोलिक्यूल मोर देन 3, ये लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा मोलिकुलरिटी के बारे में, मोलिकुलरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलिकुलरिटी के बेसिस पर यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर, टर्म मोलिकुलर रिएक्शंस के बारे में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में, और फिर हमने यूनिमोलिकुलर के एग्जांपल स्टडी किए, बाईमोलिकुलर के और टर्म मोलिकुलर के, ठीक है। और उसके बाद हमने एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन के बारे में जाना, उसका ग्राफ भी देखा, और एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ऑर्डर मोलिकुलरिटी के बारे में जाना कि वो इक्वल 99% केस में होते हैं। फिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जाना, ये उसका ग्राफ मैंने लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको नहीं बताया था। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ले लीजिए, और ये आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप देखोगे तो जो रेट आएगा ना, ग्रेडियंट इज नॉट कॉन्स्टेंट, इसके इक्वल आएगा। ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम पीरियड है, तो जो आप देखोगे जो रेट की वैल्यू आएगी कॉन्स्टेंट इक्वल नहीं आएगी, ठीक है। ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन होगी। आगे देखिए सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसमें इंटरमीडिएट बनता है जिसमें सारे मोलिक्यूल एक साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, इंटरमीडिएट फाइनल प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कैसे ट्रांजिशन स्टेट्स अलग अलग आती हैं, या एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट कैसे आता है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो स्लोएस्ट स्टेप होगा। मैकेनिज्म से आप रिएक्शन का स्लोएस्ट और फास्टेस्ट स्टेप कैसे देख सकते हो, कैसे कंसंट्रेशन देख सकते हो, कौन से रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, और हमने देखा ऑर्डर एंड द मोलिकुलरिटी में डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।